हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगर आपको मेहर पसंद नहीं थी तो आप साफ साफ मना कर सकती थी। आप कह देती कि आपको निशा और मेहर की शादी नहीं करनी। लेकिन ये कौन सा तरीका था? आपने पूरी फैमिली को मौत के मुंह में डाल दिया। क्या आपको मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं हुई? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने तो बस इतना सोचा था कि मनोहर लाल सिर्फ निशा और मेहर को अलग करेगा और बदले में वो आदित्य तक आसानी से पहुंच जाएगा। मुझे पूरा भरोसा था कि माना कभी ऐसा नहीं होने देगी। वो मनोहर लाल की हर बात नहीं मानेगी। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और रही बात निशा और मेहर की शादी की, मुझे पता था कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी। निशा वैसे ही जिद्दी है, हमेशा अपनी मनमानी करती है। आज तक उसने कभी मेरी बात मानी है? जो उसके मन में आता है वही करती है। जब उसे तुम्हारी और तुम्हारी पापा की सपोर्ट मिलती तो वो मेरी कभी नहीं सुनती, मेरे खिलाफ चली जाती, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती। इसीलिए मैंने यही रास्ता चुना। इमोशनल ब्लैकमेल उन्हीं को किया जाता है जिनके पास इमोशंस होते हैं। आप इमोशनलेस हैं। आपकी बेटी पिछले 7 सालों से कैसे जी रही है, क्या आपको पता है? उसके चेहरे से मुस्कान चली गई, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप उसे यूं अकेला जीवन बिताते कैसे देख सकती थीं? हाँ, ये बात सच है। निशा को देखकर मुझे हमेशा पछतावा होता है कि वो अब भी अकेली है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि अगर वो मेहर के साथ होती तो वाकई खुश होती? हो सकता था तब भी वो उदासी में डूबी रहती। क्योंकि मॉम, मैं खुश हूँ। क्योंकि मॉम, मैं खुश हूँ। मैं मेहर के साथ बहुत खुश हूँ। तभी निशा घर के अंदर आती है। उसके साथ पूरी खन्ना फैमिली होती है। उन्हें देखकर अनीता जी हैरान रह जाती हैं। तुम सब लोग जिंदा हो? मेरा मतलब, उस एक्सीडेंट से कैसे बच गए तुम लोग? कैसे बच गए का क्या मतलब मॉम? शायद आप चाहती थीं कि हम सब मर जाएं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो आप चाहें वही हो। और हाँ, हमने शादी कर ली है। मैं और मेहर अब पति पत्नी हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो इसीलिए तुम फिजी में रही। तुमने और आदित्य ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हारी और मेहर की शादी को रोकने के लिए इतना सब कर गई, लेकिन तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। निशा, क्या तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जब तुम्हारी माँ को मेहर पसंद नहीं तो तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी? मॉम, आपने पापा से शादी करने के लिए किसी और का बसा बसाया घर उजाड़ दिया था। आपने अपने प्यार को पाने के लिए एक हत्या तक कर दी। मैंने तो किसी का घर नहीं तोड़ा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए हमने शादी की। हमने किसी का नुकसान नहीं किया। निशा की बात सुनकर अनीता जी को बहुत गुस्सा आया। बोलने से पहले सोचो, तुम किससे बात कर रही हो? तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। सोच समझ कर बोलो। जिसकी वजह से आज तुम इतने बड़े खानदान की बेटी हो, वो मैं हूँ। अगर मैंने तुम्हारे पापा से शादी नहीं की होती तो तुम आज इस मुकाम पर नहीं होती। इसी बात का तो दुख है मॉम। आपने पापा से किस तरह से शादी की? छल और धोखे से। आपको जरा भी पछतावा नहीं है कि आपने आराध्या मॉम को मार डाला। अब जब सबको आपकी सच्चाई पता चल चुकी है, तब भी आपकी आंखें शर्म से नहीं झुकी। आह, तुम चुप रहो। बिल्कुल आंटी, आपकी वजह से हमारे पूरे परिवार को कितना भुगतना पड़ा। हमने अपने रिश्ते, घर, देश सब कुछ खो दिया। आपको जरा भी दया नहीं आई? मेहर ने कहा। तुम चुप रहो, सब तुम्हारी ही वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से आदित्य और निशा मेरे खिलाफ हो गए। अगर तुम सब एक्सीडेंट में मर जाते तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मॉम, आपको किसी पर भी तरस नहीं आया। आपने सबको सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। आप जैसे लोग किसी के नहीं हो सकते, अपनी बेटी के भी नहीं। मनाल ने कहा। तो गलत क्या है इसमें? हर कोई अपने बारे में सोचता है। तुम लोग भी तो ऐसे ही हो। मगर हमने अपने बारे में सोचते हुए कभी किसी और का नुकसान नहीं किया, कभी किसी का घर नहीं तोड़ा। आदित्य ने जवाब दिया। तभी पुलिस ऑफिसर फिर सामने आता है और कहता है, मैं मिसेस अनीता राजवंश को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। अब आगे की सारी बात कोर्ट में होगी। तुम मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं अपनी दवाई लेकर आती हूँ। अनीता जी सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती हैं। क्या
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। नए रीडर्स का दिल से स्वागत है। अब आगे की कहानी। पुलिस ऑफिसर ने सख्त आवाज में कहा, मैं मिसेस अनीता धर्मपाल राजवंश को गिरफ्तार कर रहा हूँ। अब जो भी बात होगी वो कोर्ट में होगी। यहाँ हम कोई बहस नहीं कर सकते। अनीता जी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, तुम मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं मिसेस अनीता धर्मपाल राजवंश हूँ। मेरे पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आप चाहे जो भी हों, कानून के सामने सभी समान होते हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तुम नीचे बैठो, मैं अभी आती हूँ। मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी हैं। मेरे लिए वो दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है, अनीता जी ने संयमित स्वर में कहा। ठीक है, आप कमरे से अपनी दवा ले आइए, मैं यहीं आपका इंतज़ार करता हूँ, पुलिस ऑफिसर ने कहा। पुलिस ऑफिसर को वहाँ बैठे बैठे आधा घंटा हो गया था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी निशा उठी और बोली, मैं मॉम को देख कर आती हूँ। कुछ देर बाद ही एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी लोग तुरंत ऊपर की ओर भागे। अंदर जाकर देखा तो अनीता जी जमीन पर बेसूध पड़ी थीं। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर नीला पड़ चुका था। शायद उन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो, कोई ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालो, आदित्य ने घबराते हुए कहा। अब कोई फायदा नहीं है, पुलिस ऑफिसर ने धीरे से कहा। मिसेस राजवंश की मृत्यु हो चुकी है। धर्मपाल जी अनीता जी को इस हाल में देख वहीं चेयर पर बैठ गए। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। निशा फूट फूट कर रो रही थी। माना और मेहर उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य पास आया और बोला, डैड, आप ठीक है ना? पहले आराध्या मुझे छोड़कर चली गई, अब ये भी चली गई। मैं फिर अकेला रह गया। धर्मपाल जी के आंखों से आंसू बह रहे थे। डैड प्लीज, आपको रोना नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा, लेकिन अगर इसे जाना ही था तो जाते जाते मेरे दिल में इतनी नफरत क्यों भर गई इसके लिए? इसने मेरे बच्चों के साथ ये सब क्यों किया? अगर इसे मेहर पसंद नहीं थी तो एक बार मुझसे कह देती, मैं खुद मना कर देता निशा और मेहर की शादी के लिए। कम से कम मेरे बच्चों को इतना नहीं सहना पड़ता। आज मुझे ये भी पता चला कि आराध्या की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि जहर देकर मारी गई थी। किसने जहर दिया ये सच मैं अब जान पाया, मगर फिर भी मैं इससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। उनके स्वर में एक टूटे हुए इंसान की पीड़ा थी। चलिए डैड, आप चलिए अपने कमरे में। आदित्य उन्हें सहारा देकर कमरे में ले गया। मनाल और मेहर निशा को वहां से बाहर ले गए। अचानक ही पूरे घर का माहौल बदल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अनीता जी ने ऐसा क्यों किया, मगर अब उनकी कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद अनीता जी के अंतिम संस्कार भी हो गए। धर्मपाल जी धीरे धीरे सामान्य होने लगे, मगर उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। आदित्य और अधिराज कई बार कहते, डैड कभी कभी ऑफिस आ जाया कीजिए, मगर वो हर बार मना कर देते। नैना के पिता मनोहर लाल का नाम भी अब सामने आ चुका था। जांच में पता चला कि वो भी अनीता जी की साजिश में शामिल थे। अब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके थे, इसलिए मनोहर लाल को भी सजा हो गई। नैना का नाम किसी भी चीज में नहीं आया, वो निर्दोष साबित हुई। अब आदित्य और अधिराज दोनों भाई अपने परिवारों के साथ एक ही छत के नीचे रहने लगे थे। अधिराज को अपनी मां के कृत्य का बहुत पछतावा था, मगर आदित्य ने उसे समझाया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अपनी मां को उनके किए की सजा मिल चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। धर्मपाल जी अपने बेटों की एकता देखकर दिल से संतुष्ट थे। निशा की जिंदगी फिजी में। निशा अब मेहर के साथ फिजी में बस चुकी थी। उसकी जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। उसे उसका पहला प्यार मेहर मिल गया था। कुछ साल बाद निशा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया निशान। उसका नाम उसकी माँ के नाम से मेल खाता था, मगर चेहरा, स्वभाव और दिमाग सब अपने पापा जैसा। वो छुट्टियों में अक्सर इंडिया आता रहता था, अपने नाना नानी, मामा और बाकी परिवार से मिलने। अब सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, मगर दिलों में जुड़ाव बना रहा। बीती बातें पीछे रह गई थीं और अब एक नई सुबह सबका इंतजार कर रही थी।
प्लीज़ मेरी इस सीरीज़ पर कमेंट करें और साथ में रेटिंग देना ना भूलें। आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, ज़रूर बताएं। अगर आप चाहें तो मैं अगली जनरेशन की कहानी भी शुरू करने में मदद कर सकती हूँ, जिसमें निशान, मनाल और मेहर की बेटियाँ और नई पीढ़ी के रिश्ते, संघर्ष और रोमांस दिखाया जाएगा।